वर्णपुर सोया हुआ था, घाटी में बसा, पुराने जंगलों से घिरा। ये हमेशा एक शरद ऋतु की शाम जैसा लगता था। ये शहर पुराना था, इसकी ईंटों वाली गलियां पीढ़ियों से घिसी हुई थीं, इसकी इमारतें एक दूसरे से सटी हुई थीं, भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसाती हुई। हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये वर्णपुर का अनकहा सच था। जब तक धरती नहीं हिली, ये धीरे धीरे शुरू हुआ। रात में एक झटका, धरती के गर्भ से एक गहरी आह, फिर सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि कानों पर दबाव पड़ने लगा, जैसे सांस रुक रही हो। शहरवासी जो पत्तों की सरसराहट और नदी की कलकल की आवाज के आदी थे, अपनी नींद में बेचैनी से करवटें बदलने लगे। जब सुबह हुई तो वो एक अजीब सी शांति के साथ हुई। हवा जो आमतौर पर चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी होती थी, अब धातु जैसी अजीब सी लग रही थी। और इन सबसे ऊपर जंगल के बीच से राख का एक गुब्बार उठ रहा था, जैसे सुबह के सूरज के सामने एक खामोश पहरेदार। शहरवासी जिनके चेहरों पर उत्सुकता और बेचैनी का मिलाजुला भाव था, शहर के चौक में इकट्ठा हो गए। उनकी बातचीत धीमी थी, उनकी निगाहें क्षितिज पर राख के गुब्बार पर टिकी हुई थी। बुढ़े ऋषि जिनकी आंखें भूली हुई यादों से धुंधली थीं, अपनी लाठी पर झुके हुए थे। उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। ये जाग गया है, वो बुदबुदाए। उनकी आवाज सन्नाटे में खो गई। धरती को याद है। गड्ढा जमीन में एक छेद नहीं था, बल्कि एक खालीपन था, एकदम काला वृत्त जहां धरती अंदर से बाहर खींच गई थी। ये धीमे लयबद्ध कंपन के साथ धड़क रहा था, एक धड़कन जो समय से भी पुरानी थी। इसके चारों ओर पेड़ खामोश गवाहों की तरह खड़े थे, उनकी शाखाएं नंगी थीं, किसी अनदेखी शक्ति से, जीवन से रहित। यहां तक कि हवा भी इस जगह से बचती हुई लग रही थी, मानो उस चीज को जगाने से डरती हो जो भीतर सोई हुई थी। आरव चिंता से उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, राख से भरे रास्ते से गुजर रहा था, उसकी निगाहें सुनसान गलियों को देख रही थीं। मीरा! वो चिल्लाया, उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसकी बहन, वो पिछली रात जंगल की ओर खींची चली गई थी, एक ऐसी शक्ति से प्रेरित होकर जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अब हर पल के साथ उसके अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। उसने उसका सपना देखा था, उसके चेहरे की एक झलक पीला और खींचा हुआ। उसकी आंखें एक ऐसे आतंक से फैली हुई थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सपने में उसने एक ही शब्द फुसफुसाया था, एक ऐसा शब्द जिससे अब भी उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है, भूल जाओ। उसने अपना सिर हिलाया, उस याद को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सपना उससे मकड़ी के जाले की तरह चिपका हुआ था, घुटन भरा, अनिवार्य। दिया, उसका चेहरा केरोसिन लैंप की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहा था, एकाग्रता से माइक्रोस्कोप में देख रही थी। उसकी अस्थायी प्रयोगशाला, जो उसके पिता की बढ़ई की दुकान के ऊपर एक छोटा सा कमरा था, फॉर्मुलाडेहाइड और पुरानी किताबों की गंध से भरी हुई थी। वो हमेशा सतह के नीचे छिपे रहस्यों, दुनिया के जटिल कामकाज की ओर आकर्षित रही है, जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन उसे इसके लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। गड्ढे के किनारे से इकट्ठा की गई राख लेंस के नीचे रेंगती हुई लग रही थी। छोटे छोटे कण एक ऐसी ऊर्जा के साथ कंपन कर रहे थे जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी, मानो वो जीवित थे, संवेदनशील। जैसे ही उसने देखा, उसने कुछ और देखा। कणों से एक हल्की सी चमक निकल रही थी, एक धड़कती हुई रोशनी जो गड्ढे से आने वाले कंपन के साथ तालमेल बिठाती हुई लग रही थी। उसने अपने अवलोकन अपनी नोटबुक में लिखे। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। कुछ बहुत गलत था। उसकी खोज के परिणाम दूरगामी थे, उसकी छोटी सी प्रयोगशाला की सीमाओं से परे फैले हुए। हवा द्वारा उड़ाई गई राख हर चीज पर जम रही थी। शहर को एक महीने धूसर धूल में ढंक रही थी। फसलें मुरझा रही थी, जानवर उत्तेजित हो रहे थे और लोग बदल रहे थे। उनकी यादें, जो कभी जीवन और अनुभव के जीवंत चित्र थे, अब धुंधली पड़ने लगी थी। रंग फीके पड़ने लगे थे, विवरण धुंधले हो रहे थे। वर्णपुर, यादों में डूबा एक शहर, धीरे धीरे खुद को भूल रहा था। भाग 4। धरती को याद है। शहरवासियों में बदलाव पहले तो मामूली थे। एक भुला हुआ नाम, एक गुम हुई वस्तु, एक पल का भ्रम। फिर जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, भूलने की बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगी। बातचीत टुकड़ों में होने लगी, कहानियां अधूरी रह गईं और कभी परिचित चेहरे अब खाली नजरों से देखे जाने लगे। डर एक जहरीले सांप की तरह
शहरवासियों के दिलों के चारों ओर लिपटने लगा। रूहान, जो कभी अपनी तेज बुद्धि और संक्रामक हंसी के लिए जाना जाने वाला एक खुशमिजाज दुकानदार था, अब गली के कोने पर खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, उसके कपड़े बेढंगे थे और वो खुद से ही बड़बड़ा रहा था। उसके शब्द, जो कभी गर्मजोशी और हास्य से भरे होते थे, अब बेतुके शब्दों का एक जंजाल थे। उसकी हंसी एक खोखली, बेचैन करने वाली आवाज थी। वो अपनी ही खाल में एक अजनबी था, उस डर का एक जीवंत प्रतीक जो शहर को अपनी चपेट में ले रहा था। आरव, मीरा की उसकी तलाश बेनतीजा साबित हो रही थी। उसने रूहान को बढ़ते हुए डर के साथ देखा। उसने दूसरों की आंखों में वही खाली नजर देखी थी, वही बेचैन करने वाली भूलने की बीमारी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज धीरे धीरे उन्हें अंदर से मिटा रही हो, उनकी यादें, उनकी पहचान, उनका मूल सार चुरा रही हो। और वो जानता था, एक ऐसे यकीन के साथ जिससे उसकी हड्डियां तक ठंडी हो गई, कि जो कुछ भी जंगल में जागा था, वो ही जिम्मेदार था। भाग 5। विस्मृति की फुसफुसाहटें। दिया, उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ा हुआ था। अपने दादा के पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथों को पी आराच रही थी। हवा में पुराने कागज और धूल की गंध भरी हुई थी। खामोशी सिर्फ पन्नों की सरसराहट से ही टूट रही थी। वो कालसूत्रों के एक संग्रह पर ठोकर खाई थी। ऐसे ग्रंथ जिनमें भुला हुआ ज्ञान और फुसफुसाती हुई भविष्यवाणियां थीं। एक प्राचीन भाषा में लिखे गए शब्दों को समझना मुश्किल था, लेकिन वो लगातार कोशिश करती रही, एक बेताब उम्मीद से प्रेरित होकर कि उनमें उसके आसपास घट रही घटनाओं को समझने की कुंजी है। एक पंक्ति जिसके किनारे आग से झुलसे हुए थे ने उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ा दी। इसमें एक विशाल शक्ति वाले प्राणी के बारे में बताया गया था, यादों का एक भक्षक, जिसे केवल स्मृतिनाशक के रूप में जाना जाता है। वो धरती के नीचे सोया हुआ था। उसके जागरण की शुरुआत भूकंप और इतनी गहरी खामोशी से होती है जिसे किसी की हड्डियों में महसूस किया जा सकता है। स्मृतिनाशक यादों को खाता है, उन्हें लोगों के दिमाग से निकाल लेता है, खाली खोल छोड़ देता है, विचारों या भावनाओं से रहित। दिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने शब्दों को पढ़ा, उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ये ही वर्णपुर में हो रहा होगा। अपनी नींद से जागा हुआ प्राणी शहरवासियों की यादों को खा रहा था, उनके पूर्व स्व के खोखले प्रतिध्वनि को पीछे छोड़ रहा था। लेकिन क्यों? इसका उद्देश्य क्या था?